Hello everyone, welcome to a session to chemistry YouTube channel. Myself Agrash Shahagan और हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का टॉपिक जो कि ICSE बोर्ड से रिलेट करता है, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इस वीडियो के लिंक और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम चैनल इस पर लिंक कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट से कुछ बेसिक चीज़ें हम पहले बता देते हैं आपको जो होती हैं वो। जैसे कि इसमें आपने ध्यान दिया हो तो 9th क्लास में कुछ चीज़ें थी, जैसे बॉयल्स लॉ था। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है हमारी, वॉल्यूम ऑफ मिनट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पर दिया हुआ है, ये डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक, एक बार देख लेना कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको ऐसे हम लोग साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ साइड में लिखी हुई है उससे पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, ये कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू के अपॉन पी, और के अपॉन पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इज़ इक्वल्स टू के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। पी वी इज़ इक्वल्स टू के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर हमारे पास दो अलग अलग गैसेज हैं, दोनों के लिए अलग अलग प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो बॉयल्स लॉ क्या बनता है? तो बॉयल्स लॉ बनता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू K। ठीक है, ये हमारा बॉयल्स लॉ होता है। उसके लिए ये एग्जांपल है। ठीक, अब इस एग्जांपल में देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है दोनों ही कंडीशन पे, जो कि कितना है, 300 है। प्रेशर, ये पहली वाली कंडीशन है, तो इस कंडीशन में जो प्रेशर रखा गया है वो रखा गया है 1 atm का, और दूसरी वाली कंडीशन में जो प्रेशर रखा गया है वो रखा गया है 2 atm का। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ द प्रेशर इंक्रीजेज द वॉल्यूम, इफ़ द प्रेशर इंक्रीजेज द वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो यहाँ पे प्रेशर हमने बढ़ाया, 1 से 2 पे ले गए तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम 4 से 2 पे आ गया, तो वॉल्यूम कम हो गया। दिस मीन्स कि दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ। अगला है चार्ल्स लॉ। इसको भी आप पढ़ सकते हो। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, चार्ल्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं V अपॉन टी इज इक्वल्स टू के एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, कांस्टेंट आ जाएगा। अगर दो गैसेस दी हो तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू के। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो है कि V1 T2 इज इक्वल्स टू V2 T1 इक्वल्स टू के। तो हमारे पास दो तरीके हैं चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन देने के लिए। ठीक है, ये अब इसमें क्या है, देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। तब ये पहला डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इस डायग्राम पे देखो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम है।
टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गई ना, समझ गए। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें हम चार्ल्स लॉ समझ सकते हैं। उसके बाद आता है गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन जो है दोनों लॉस को इक्वेट करके आती है, ठीक है। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, दोनों लॉ से गैस इक्वेशन बनती है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P हो जाएगा। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो V इज इक्वल्स टू KT अपॉन P। अब K की वैल्यू हमें निकालनी है, सो K इज PV अपॉन T। K क्या हो जाएगा, PV अपॉन T, ठीक है। अब कंसीडर करो कि हमारे पास दो अलग अलग गैसेस के लिए हमें कैलकुलेट करना हो, तो गैस इक्वेशन क्या बनेगी, गैस इक्वेशन विल बी P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। दिस विल बी योर गैस इक्वेशन, दिस विल बी योर गैस इक्वेशन। ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। व्हाट इज़ दिस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, और प्रेशर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 1 atm या फिर 760 mm Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जहाँ पे हम कैलकुलेशंस करते हैं अलग अलग गैसेस और उनकी रिएक्शंस के लिए। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नीड टू चूज़, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नीड टू चूज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम नॉर्मल वैल्यू लेके टेम्परेचर और प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्यों नहीं लेते, स्टैंडर्ड वैल्यू क्यों लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में, कि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। ये चीज़ें पढ़ी थी। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है। जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है, इसलिए हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है वॉल्यूम निकालने में अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया, एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल ली टेम्परेचर और प्रेशर की, जिससे हम वॉल्यूम निकाल सकें, ठीक है। तो ये उसका आंसर दिया हुआ है पूरा, आप पढ़ सकते हो। फिर बात आती है व्हाट इज़ स्टोइकियोमेट्री। अगला टॉपिक है हमारा स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री को देने वाले व्यक्ति, उनका नाम है J.B. रिचर। स्टोइकियोमेट्री को देने वाले व्यक्ति का नाम है J.B. रिचर, ठीक है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने स्टोइकियोमेट्री बनाई है। स्टोइकियोमेट्री जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से आई है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। जो पहला ग्रीक वर्ड है वो है आपका स्टोइकियन, और जो दूसरा है वो है मीट्रॉन। स्टोइकियन का मतलब होता है एलिमेंट और मीट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो जो एक बेसिक सी डेफिनेशन बनती है स्टोइकियोमेट्री की, तो स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन क्या बनती है, स्टोइकियोमेट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। स्टोइकियोमेट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, समझ गए। ये डेफिनेशन है। उसके बाद आते हैं हम अपने चैप्टर पे, जहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट है, वो है गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब इसमें क्या है, इसमें कहता है कि जो गैसेस हैं हमारी, ठीक है, जो हमारी गैसेस हैं उनका अपना खुद का एक वॉल्यूम होता है, ठीक। अब गैसेस रिएक्ट करेंगी, तो रिएक्टेंट साइड जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम, और रिएक्ट करने के बाद गैसेस कुछ प्रोडक्ट बनाएंगी, है ना। प्रोडक्ट साइड जो गैसेस बनी है उसका वॉल्यूम, इन सभी का वॉल्यूम आपस में एक सिंपल रेशियो में होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, इस बात को जान लीजिए। तो द अबव स्टेटमेंट स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड गैसेस प्रोडक्ट आर रिलेटेड बाय अ सिंपल होल नंबर रेशियो।
तो इस बात को अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, करना क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास H2 एक गैस है और हमने Cl2 एक गैस ले लिया, ठीक, और इसने कंबाइन होकर बनाया 2HCl। अब 2HCl ये भी एक गैस है, तो हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, HCl भी गैस है। तो कितने हाइड्रोजन हमने लिए हैं? हमने एक हाइड्रोजन लिया है। कितने हाइड्रोजन लिए हैं? एक हाइड्रोजन लिया है। तो वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से। वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से और प्रोड्यूस कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और प्रोड्यूस कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो ये सारी चीज़ें हमारे रिएक्टेंट और हमारा प्रोडक्ट ये गैसियस फॉर्म पे है। किस फॉर्म पे है? ये गैसियस फॉर्म पे है। तो इनके बीच का जब रेशियो निकालोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो रेशियो निकालोगे, वो रेशियो क्या आएगा? वो रेशियो आएगा 1 हाइड्रोजन था, 1 क्लोरीन था और 2 HCl बना, तो रेशियो आ गया 1:1:2। सेम एज हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और हमको 2 टाइम्स H2O मिल रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम लिए हमने? 2 वॉल्यूम। ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम लिए हमने? 1 वॉल्यूम। और हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम बने? 2 वॉल्यूम्स। तो अब इनके बीच का रेशियो क्या आएगा? 2:1:2। ये चीज़ आई समझ में? ठीक है। ये है हमारा गेलो-सैक लॉ। अब बात आती है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है? तो एक ऐसा रीजेंट जो रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम हो जाए। एक ऐसा रीजेंट जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए। तो द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली यूज्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। यहाँ तक आई बात समझ में? द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली यूज्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास है H2 + Cl2 विल गिव्स 2HCl, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो हमने लिया है वो हाइड्रोजन हमने लिया है 1 लीटर, क्लोरीन हमने लिया है 0.5 लीटर, और ये हमको कितना मिल रहा है? ये हमको मिल रहा है 1 लीटर, ठीक है। ये हमको मिल रहा है 1 लीटर, ठीक। तो रिएक्टेंट साइड देखो कि कौन सा रिएजेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा। भाई जितना क्लोरीन यूज़ होगा उतना ही तो हाइड्रोजन भी यूज़ होगा। तो क्लोरीन कितना यूज़ हो रहा है? क्लोरीन कितना यूज़ हो रहा है? क्लोरीन यूज़ हो रहा है 0.5 लीटर। क्लोरीन कितना यूज़ हो रहा है? 0.5 लीटर। अब क्लोरीन का अगर 0.5 लीटर है तो हाइड्रोजन भी 1 लीटर में कितना यूज़ होगा? 0.5 लीटर। ये बच जाएगा, है ना। लेकिन क्लोरीन क्या है? क्लोरीन पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये चीज़ पूरी इस्तेमाल होगी, इसलिए क्लोरीन क्या हो जाएगा हमारा? लिमिटिंग रीजेंट। क्लोरीन क्या हो जाएगा हमारा? लिमिटिंग रीजेंट। आया समझ में? ठीक। अब इसी के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है इफ़ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड, what will be the composition of volume of the reacting gaseous mixture? Name the limiting reagent। ठीक। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो। हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? क्लोरीन के साथ हो रही है। तो ये कंपाउंड क्या देगा? 2 टाइम्स HCl देगा, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल टाइम पे हाइड्रोजन हमारे पास कितना था? हाइड्रोजन था हमारे पास 6 लीटर्स। क्लोरीन कितना था? 5.6 लीटर, ठीक है। और हमको बताना है कि HCl कितना बना है। हमको क्या बताना है? HCl कितना बना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये भी बताना है कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है। तो हम जानते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन।
तो क्लोरीन 5.6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो जितना क्लोरीन है उतना ही हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो 5, अब लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन, 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन react with 5.6 liter of hydrogen, 5.6 liter of chlorine react with 5.6 liter of hydrogen। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो रेस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, amount of hydrogen left after the reaction, रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन का कितना अमाउंट बच गया, तो वो कितना बच गया, हमारे पास 6 लीटर था जिसमें से 5.6 लीटर यूज़ हो गया, तो कितना बच गया, 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन, 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन। अब हमको बताना क्या है, एक मिनट, हाँ, हमको बताना क्या है, what will be the composition by volume of the reacting gaseous mixture, कि फाइनल हमारे पास कितना मिक्सचर बना। तो ये दोनों 5.6 रिएक्ट करेंगे तो 2 टाइम HCl बनेगा। ठीक है, तो 5.6 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ HCl, अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म्ड वो कितना हो जाएगा, 5.6 इंटू 2, इट विल बी 11.2 लीटर्स, इट विल बी 11.2 लीटर्स। तो अमाउंट HCl इतना बना, बचा कितना था हाइड्रोजन हमारे पास, 0.4 लीटर। तो कंपोजिशन ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, तो टोटल composition of reacting gases is, जितना बना और जितना बचा हम वो दोनों यूज़ करेंगे, जो बचा था जो बना था। ठीक है, इज़ कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर प्लस 0.4 लीटर, तो इट विल बी 11.6 लीटर। टोटल कॉम्पोजिशन कितना बन गया, 11.6 लीटर। अब फाइनल आता है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रीजेंट, तो लिमिटिंग रीजेंट कैसे बताओगे, जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना था हमारे पास, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 6 लीटर्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना था, 5.6 लीटर्स। ठीक है, तो कौन सी चीज़ पूरी इस्तेमाल हो जाएगी, क्लोरीन विल बी कंज्यूम्ड फुल्ली। ठीक है, तो क्लोरीन is consumed fully in the reaction, chlorine is consumed fully in the reaction, so chlorine is the limiting reagent। यहाँ तक बात आई समझ में, क्लोरीन इज़ द लिमिटिंग रीजेंट। फिर अगला क्वेश्चन एक और है हमारे पास, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड
to burn completely 200 ml of acetylene C2H2 and what would be the volume of carbon dioxide formed। सबसे पहले रिएक्शन लिखो C2H2 प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हो गए, तो वाटर कितने हो गए 415। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2 जो कि यहाँ पे पूरी तरह से यूज़ हुए हैं। ठीक, तो अब हमारे पास ऑक्सीजन है 5, ऑक्सीजन 5 है तो इसको बैलेंस करना है हमें। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, इधर 4 है इधर 2 है। ठीक है, इधर 2 ऐड करोगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, कार्बन हो जाएंगे 4। तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है, हमारे रिएक्शन जो बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है हमारी। ठीक, वो ये वाली है कि 2C2H2 प्लस 5O2 विल गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O। समझ गए, ये है। अब एक बात को ध्यान देना कि कितनी ऑक्सीजन पूछी है उसने क्या पूछा है, कितनी ऑक्सीजन लगेगी। उसने पूछा है कितनी ऑक्सीजन लगेगी कि 200 ml एसिटिलीन पूरी तरह से कवर अप हो जाए। ठीक है, और बोला है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। तो 200 ml एसिटिलीन है। ठीक, तो दो एसिटिलीन का अमाउंट कितना हो जाएगा 400 ml। 2 एसिटिलीन का अमाउंट कितना हो जाएगा 400 ml। ठीक, ऑक्सीजन कितनी यूज़ होगी, ऑक्सीजन है 2 और 5 तो ये 2.5 टाइम्स है। ऑक्सीजन इज़, ध्यान देना, ऑक्सीजन इज़ 2.5 टाइम्स ऑफ एसिटिलीन। ऑक्सीजन इज़ 2.5 टाइम्स ऑफ एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन कितना है हमारे पास 200 है और 200 का 2.5 टाइम्स कितना हो जाएगा 500 ml। ठीक, तो ऑक्सीजन हमने कितना इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन हमारा इस्तेमाल हुआ, एक मिनट, हाँ, ऑक्सीजन हमारा इस्तेमाल हुआ 500 ml। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब 400 ml ये बन रहा था तो ये कितना बनेगा वो बताना है आपको। ठीक, तो इधर पे ये C2H2 2 C2H2 4 वो दे रहे हैं और 4 का ये है और इसका ये डबल हो जाएगा तो 800 ml बनेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ C2H2, है ना। तो 2C2H2 gives 4CO2, 2C2H2 gives 4CO2 और C2H2 का वॉल्यूम कितना है, 2C2H2 का वॉल्यूम कितना है, 2C2H2 का वॉल्यूम है 400 ml। तो 4CO2 को कैसे लिखोगे 2 × 2 टाइम्स ऑफ CO2 हो जाएगा। अगर ये 2 हैं और ये भी 2 बने तो इसका वॉल्यूम सेम होगा। तो 4CO2 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4CO2 वॉल्यूम विल बी 400 × 2, इट विल बी 800 ml। तो हमें दोनों आंसर मिल गए। पहला आंसर अमाउंट ऑफ
ये नहीं, यहाँ था। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना इस्तेमाल हुआ था ऑक्सीजन हमारा, 500 ml, ठीक है। और अमाउंट ऑफ CO2 कितना बना है, 800 ml, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी